नमस्कार। 10th क्लास। आज हमारा जो लेसन चल रहा है संविधान निर्माण, 9th क्लास। 9th क्लास का जो चैप्टर हमारा चल रहा है संविधान निर्माण, उसमें हमने कल दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा कि कैसे पहले वहाँ पर श्वेत और अश्वेतों के बीच में जो श्वेत लोग थे वह अश्वेतों के साथ भेदभाव करते थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको 28 साल तक जेल में रखा गया और आखिरकार 1994 के अंदर वहाँ पर दोबारा से संविधान तैयार किया गया, जिसके अंदर अश्वेत लोगों को भी बराबरी का अधिकार दिया गया। अब आज हमारा टॉपिक है कि मैं संविधान की ज़रूरत क्या है। तो संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान क्या करता है, ये बात हमने दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो हमने पढ़ा, इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का डर था। वो अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक व आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गौरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए और वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे। वो इस बात पर भी सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गौरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वो एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वो एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में वो इस भरोसे को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्राचीन समय से ही श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। तो इसलिए उनके मन में घृणा तो थी अश्वेतों के। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक तरीका था कि जो बातें तय हो वो लिखी या पढ़ी पढ़त में ली जाए। लिखित पढ़त का मतलब भी जो समझौता हो ना वो लिखित में लिया जाए। कल को एक पक्ष अगर ये कहे पैसा नहीं था तो अगर लिखित होगी ना तो बता देंगे भई उस समय हमने ये बात लिखी थी समझौते के अंदर, और जिससे सभी लोगों को उन्हें मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में भी नियम हैं वो लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। संविधान में नागरिकों के अधिकार भी लिखे होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से मनमाने ढंग से ना बदले। कि नई सरकार बनी है वो संविधान में बदलाव ना करे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए और इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इन नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को ही संविधान कहा गया है। जो ये नियम बनाए गए कि कैसे सरकार बनेगी, कितने समय तक चलेगी, क्या सरकार के पास पावर होगी, कैसे संविधान में बदलाव हो सकता है, ये सभी लिखित नियमों के रूप को ही संविधान कहा जाता है। संविधान बनाना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है,
ये नहीं कि केवल दक्षिण अफ्रीका ने ही संविधान बनाया है। हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कठिनतापूर्ण न हो। ये कहता भी लगभग सभी देशों में अनेक धर्म, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो कटुता अफ्रीका में गोरे कालों के बीच में थी, वो हो सकता और देशों में ना हो। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। और यह बात सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह हमारे इलाके का कोई क्लब या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत। ये कहता है केवल एक देश को संविधान की ज़रूरत नहीं है। कोई भी संस्था है, एक छोटी से छोटी संस्था है, बिना नियम वो संस्था नहीं चल सकती। कोई भी संस्था चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक छोटी से छोटी संस्था ही क्यों ना हो। तो उन नियमों के वो उस संस्था का संविधान है। जो संस्था ने अपने नियम बना रखे हैं, वो संस्था का संविधान कहलाएगा। तो ये कहता है एक देश के लिए नहीं, कोई भी अगर संयुक्त संस्था है, उसको चलाने के लिए नियमों के बिना वो संस्था नहीं चल सकती। संविधान लिखित नियमों की किताब है, जिसके अंदर नियम लिखे हुए हैं, जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग मानते हैं। और संविधान सबसे बड़ा कानून है, जिसे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग का बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में क्या संबंध होते हैं, संविधान क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे हो, किसे फैसले लेने का अधिकार हो। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, भी सरकार को क्या अधिकार है, और यह बताता है कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार है। और चौथा, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, भी लोग कैसा समाज चाहते हैं। जिन देशों में संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। कहता है संविधान अलोकतांत्रिक देशों में भी हो सकता है। हाँ, लोकतांत्रिक है तो संविधान होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने अपने लिए संविधान बनाया। इसके बाद ये चलन सा चल पड़ा और हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान बनाया जाने लगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे भारत में संविधान बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी काफ़ी कठिन परिस्थितियों के बीच में बना। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर एक नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की जो विभिषिका थी, ओढ़ी थी, वो झेली थी। ये कितना खून खराबा हुआ देश के बंटवारे के समय। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और बड़ा ही दुख देने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के लोगों की तरफ कम से कम 10 लाख लोग दोनों तरफ मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दे दी कि अगर वो भारत में जाना चाहे तो भारत में, पाकिस्तान में जाना चाहे तो पाकिस्तान में। भारत में काफ़ी देसी रियासतें थी उस समय, जिस समय देश आज़ाद हुआ। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे राज्य थे भारत में जो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे। वहाँ पर कोई राजा राज करता था, तो अंग्रेज़ों ने उनको भी छूट कर दी। भी दो संघ हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान।
आप जिसमें शामिल होना चाहते हैं उसमें शामिल हो जाएं। अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। अब इन रियासतों को संघ में शामिल करना आसान काम नहीं था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज दिखाई देता है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की बड़ी चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता कैसे तय हुआ? सारी मुश्किलों के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में भी सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। कि जो स्थिति उस समय अफ्रीका में थी, कम से कम भारत में वैसी स्थिति नहीं थी। कम से कम देश के लोग तो आपस में नहीं लड़ रहे थे। दो संघ अलग अलग हो चुके थे, एक संघ के लोग तो कम से कम आपस में नहीं लड़ रहे थे। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतांत्रिक समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। कि जिस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ही हमने ये तय कर लिया था कि आज़ाद होने के बाद में हम देश में लोकतंत्र लाएंगे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरी नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज को, राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना है, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान की सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। यानी कि 1928 में जब संविधान हमने बनाया था, ये चीज़ें हमने उस समय भी हमारे संविधान में शामिल कर ली थी कि सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति पहले ही बन चुकी थी। 1928 में ये बातें तय कर ली थी हमने। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बड़ी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब तक लोगों को लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने अपनी संस्थाएं, अपनी व्यवस्थाएं बनानी थी और उसको चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाएं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था से लगभग जैसे आज़ादी से पहले हमारी संस्थाएं काम कर रही थी, काफ़ी संस्थाएं हमने हमारे संविधान में वैसे ही रखी, जैसा कि 1935 का भारत सरकार का कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले आ रहे चिंतन और बहस ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक व आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर सकते थे। हर कदम पर वे ये सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान निर्माण के अंदर मदद पहुंचाई। तो आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे।
इसमें आपके जो लिखने का काम है वो है भारत के संविधान निर्माण का रास्ता। इसको यहाँ से लगोगे आप लिखने के लिए और आत्मविद्या सत्य के खिलाफ यहाँ तक लिखोगे इसको, यहाँ तक लिखना है इसको। ये आपके लिखने का काम है। धन्यवाद।